Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our 9th lecture and we are going to study classification and logistic regression. Here you can see the lecture headlines. पहले हम सबसे पहले कुछ देखेंगे कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या, कुछ हम क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स देखेंगे जी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है. We will formulate the hypothesis function for logistic regression, just like we formulated the hypothesis function for linear regression. Or then we will see what is decision boundary, what is the role of decision boundary, और decision boundaries की types क्या हैं, linear and non-linear decision boundaries. और इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि एरर या कॉस्ट फंक्शन को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो कि किस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो काम करता है फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो दीज आर द हेडलाइंस ऑफ टुडेज़ लेक्चर. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Okay, what is classification? I've already told you about classification. कि जैसे कि हमने शुरू में बात की कि there are three major paradigms of machine learning and one of those three is classification. यानी हमने बात की कि one of those three is supervised learning, और हमने कहा कि supervised learning की आगे दो branches हैं, regression and classification. तो रिग्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. तो है यू कैन सी दैट क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग एंड स्टेटिस्टिक्स, जस्ट लाइक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन भी स्टेटिस्टिक्स में से ये कॉन्सेप्ट हमें मिला है. ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच है इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न्स फ्रॉम द डेटा गिवन टू इट एंड मेक न्यू ऑब्जर्वेशंस और क्लासिफिकेशंस. लेकिन इसमें और रिग्रेशन में डिफरेंस ये है कि रिग्रेशन के अंदर हमारी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस होती है, यानी हमारी जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकती हैं. जबकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं वो कंटिन्यूस या इनफाइनाइट नहीं होती हैं, वो फाइनाइट होती हैं. अगर जस्ट दो आउटपुट्स हो सकती हैं तो उसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, और अगर मोर देन टू हो सकती हैं लेकिन फाइनाइट हैं तो उसे हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं. इसकी एक बड़ी वेल नोन एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दे चुका हुआ हूँ, स्पैम फ़िल्टरिंग. कि स्पैम फ़िल्टरिंग में आपको पता है कि आपका जो मेल सिस्टम है, जैसे ही एक ईमेल आती है उस ईमेल को खुद से क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका होता है तो वो खुद से ही उसे क्लासिफाई करके ये डिक्लेयर कर सकता है कि क्या ये एक नॉर्मल रेगुलर ईमेल है या ये एक स्पैम है. तो अगर वो स्पैम होता है तो उसे वो स्पैम के फोल्डर में शिफ्ट कर देता है. तो ये काम आपको मैन्युअली एक्सप्लिसिटली खुद से नहीं करना पड़ता. तो स्पैम फ़िल्टरिंग बहरहाल एक इंटेलिजेंट यूटिलिटी है एक मेल सिस्टम की, जो क्या कर रही होती है कि हर आने वाली ईमेल को उसके कंटेंट की बुनियाद पर, उसके सेंडर को देखते हुए, उसके टाइटल को देखते हुए डिसाइड करती है कि क्या वो एक रेगुलर नॉर्मल ईमेल है या वो एक स्पैम है. अगर रेगुलर नॉर्मल ईमेल है तो उसे इनबॉक्स में सेंड करे, इनबॉक्स में दिखाए आपको, अदरवाइज़ उसे वो स्पैम के फोल्डर में शिफ्ट कर दे. यहाँ पे आप थोड़ा सा इन डिटेल देख सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से एक स्पैम फ़िल्टर जो है या स्पैम फ़िल्टरिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है. कि आपके पास हियर यू कैन सी कि ये जो है ये क्लासिफायर है, और आप इस क्लासिफायर को मल्टीपल ईमेल्स आ रही हैं कि ये फ़र्स्ट ईमेल है, ये सेकंड ईमेल है, ये थर्ड ईमेल है. तो मल्टीपल ईमेल्स जो हैं ये जब आपके मेल सिस्टम में इनपुट होती हैं तो ये क्लासिफायर सबसे पहले उन्हें देखता है, और जो क्लासिफायर है ये डिसाइड करता है कि क्या उस मेल को इसे आपके इनबॉक्स के फ़ोल्डर में भेजना चाहिए या उसे आपके
स्पैम फ़ोल्डर में सेंड करना चाहिए। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि आपको पता है थोड़ा सा कि जो हमारे मेल स्पैम मेल्स होती हैं उनका कंटेंट अगर देखा जाए, उनके सेंडर को देखा जाए, उनके टाइटल्स को देखा जाए, तो हम बखूबी बासानी उसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक नॉर्मल ईमेल नहीं है। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, डिस्काउंट, सेल, परसेंटेज, या उसमें मिस स्पेल्स होते हैं। उसका सेंडर जो है वो बड़ा कह लें कि इस तरह के ईमेल एड्रेसेस उनके जो बनाए गए होते हैं कि उससे अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो नॉर्मल ईमेल्स नहीं हैं। तो बेसिकली ये काम हम करते कैसे हैं, इसके लिए हम करते ये हैं कि हम एक बहुत सारी ईमेल्स पहले कलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं 1000 ईमेल्स कलेक्ट करता हूँ, जिनमें मैं जानबूझकर कुछ वो ईमेल्स लेता हूँ जो कि एक्चुअली स्पैम थी, और कुछ वो लेता हूँ जो स्पैम नहीं थी। तो उन 1000 ईमेल्स के कंटेंट्स पर, उनके टाइटल्स को, उनके ईमेल एड्रेसेस की बुनियाद पे मेरे पास एक समझ लें कि एक मशीन लर्निंग टेक्निक की मदद से मैं ट्रेन करूँगा अपने अपने प्रोग्राम को, कंप्यूटर को इस काबिल बनाऊँगा कि वो उन 1000 ईमेल्स के कंटेंट्स को देखते हुए ये लर्न करे कि जो स्पैम मेल्स होती हैं उनके अंदर ऐसा क्या होता है या ऐसा क्या कॉमन होता है जो कि नॉन स्पैम के अंदर नहीं होता, और नॉन स्पैम ईमेल्स में ऐसा क्या कॉमन होता है जो कि स्पैम में नहीं होता। तो बहरहाल इस चीज़ को लर्न करते हुए हमारा प्रोग्राम उन 1000 ईमेल्स पर आइटरेटिवली रन करते हुए ये सीख लेगा कि अब उस 1000 ईमेल्स के बाद आप उसे कोई नई ईमेल प्रोवाइड करें जो उसने पहले ना देखी हो, तो वो उसे एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ वो ये बता सके कि क्या वो स्पैम है कि नहीं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज देयर आर टू क्लासेस, स्पैम एंड नॉन स्पैम। तो इस वजह से हम इसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कह रहे हैं। बाकी मेथड या प्रोसेस सारा वही है जो रिग्रेशन में था। यहाँ पे भी डेटा सेट होगा, यहाँ पे भी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे भी एल्गोरिदम रन होगा, यहाँ पे भी लर्निंग होगी, यहाँ पे भी मॉडल फिटिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगी। अलबत्ता यह है कि वहाँ पे हम एक आउटपुट, एक कंटिन्यूस आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे होते थे। यहाँ पे हम सिर्फ दो आउटपुट्स हैं, दो में से एक प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या जो इनपुट ईमेल है वो स्पैम है कि नहीं। तो ये हमारा बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। हेयर यू कैन सी वन अनदर एग्जांपल जिसका नाम मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट क्लास और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें सॉरी, इसमें अगर आप देखें तो ये एग्ज़ाम्पल एक बड़ी वेल नोन एग्ज़ाम्पल है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ई बुक्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मे बी PDF फाइल्स हैं सपोज, जो टेक्नोलॉजी को बिलोंग करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसी हैं जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं। आपके पास हज़ारों की तादाद में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि बहरहाल ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बेसिकली तीन तरह के हैं। या तो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल है, किसी में कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और किसी में एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर मेरे पास इस तरह के 10,000 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उन 10,000 डॉक्यूमेंट्स में से जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक फ़ोल्डर में डाल दूँ, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें दूसरे फ़ोल्डर में डाल दूँ, और जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तीसरे फ़ोल्डर में डाल दूँ। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझे एक बंदे को बिठाना होगा, वो वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़े और उसके बाद डिसाइड करे कि किस डॉक्यूमेंट को किस फ़ोल्डर में होना चाहिए, और वो इस तरह से ये मैनुअली ये काम करे। तो ये काम अच्छा खासा एक टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी कह लें एफ़र्ट रिक्वायर्ड होगी इसको करने के लिए, अगर हम ये काम जो है मैनुअली करने बैठ जाएं तो। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो और वो कंप्यूटर प्रोग्राम ऑलरेडी ट्रेंड हो, उसने लर्न कर लिया हो इस डिफरेंस को कि टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है,
और उसको फिर मैं वन बाय वन ये डॉक्यूमेंट देता जाऊँ और वो विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर ये डिसाइड करते हुए कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस क्लास को बिलोंग करता है, उस फोल्डर में उसे भेजता रहे। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी, बहुत थोड़े टाइम में, बग़ैर कोई मैन एफ़र्ट के, किसी इंसान को इन्वॉल्व किए बग़ैर हम अपने कंप्यूटर से ये सारी प्रैक्टिस करवा सकते हैं जी। तो अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा एक बेनिफिशियल कह लें कि हमारे लिए बड़ी आसानी होगी और बड़ा एक इजी सॉल्यूशन भी होगा। बस इसके लिए फिर करना क्या होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मॉडल को, अपने एक एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ट्रेन करना होगा, कंप्यूटर को इस काबिल बनाना होगा कि वो इस डिफरेंस को लर्न कर ले कि टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्यों किस तरह से डिफरेंट होते हैं। मतलब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं डोमेन स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट में यूज़ होते हैं, बाकी दोनों में नहीं हो रहे होते। स्पोर्ट्स वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो डोमेन स्पेसिफिक उसमें यूज़ हो रहे हैं, बाकियों में नहीं होते। तो इस तरह की चीज़ों को वो लर्न कर सके। तो ये जनाब, ये एक एप्लीकेशन है, एक एग्ज़ाम्पल है क्लासिफिकेशन की। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये 2 क्लास प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 क्लास प्रॉब्लम है। इसे हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें 3 क्लासेस हैं, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो बहरहाल, एज यू कैन रीड ओवर हियर, document or text classification is one of the important and typical task in supervised machine learning. Assigning categories to documents which can be, अच्छा यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वेब पेज, लाइब्रेरी बुक, मीडिया आर्टिकल, गैलरी, कुछ भी वो हो सकती हैं और उन्हें आप किसी बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, ईमेल राउटिंग, ये भी कुछ इसकी आगे फिर एग्जांपल्स हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस आप समझ लें कि आपने कुछ टेक्स्ट पढ़ा या आपका प्रोग्राम इस काबिल हो कि वो टेक्स्ट को पढ़े, तो वो ये डिसाइड कर सके कि इस टेक्स्ट को लिखने वाले के सेंटिमेंट्स क्या थे। क्या ये एक सपोज़ अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ रहे हैं, आपका प्रोग्राम, आप एक प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी कस्टमर का रिव्यू है और वो आप अपने प्रोग्राम को दें, तो वो ये बता दे कि उसने प्रोडक्ट की तारीफ़ की है या उसने उसकी कोई बुराई की है या उसने कुछ सजेशन दिया है। तो बहरहाल, तो इस तरह से हम सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन टेक्निक्स को। Here you can see the difference between classification and regression. यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अलबत्ता यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट एग्ज़ाम्पल को देखें तो सपोज़ एक स्टूडेंट है, आपने उसके मार्क्स इनपुट किए या उसके जो भी आप समझ लें कि परफॉर्मेंस है उसकी मिड वगैरह में, उसके क्विज़ेस में, जो भी और सेशन एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है आपने वो इनपुट की, तो वो ये प्रेडिक्ट करके बताए कि क्या ये स्टूडेंट जो है आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम पास हो जाएगा कि नहीं पास होगा। और अगर ऐसी प्रेडिक्शन है तो फिर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा है कि उससे हम कहें कि नहीं, वो हमें प्रेडिक्ट करके बताए कि इसके कितने % मार्क्स आएंगे आफ्टर फाइनल एग्जामिनेशन, तो फिर हम यानी सपोज़ हम बाकी सारी इनपुट दे देते हैं, मिड का बता देते हैं, उसके क्विज़ेस के मार्क्स बता देते हैं, असाइनमेंट्स के बता देते हैं, लेकिन फ़ाइनल अभी हुआ नहीं तो फ़ाइनल का हमें पता नहीं। तो हम उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं कि क्या वो पास होगा या फेल होगा। अगर ये प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाएगी, और अगर चाह रहे हैं नहीं ये प्रिडिक्ट करवाएं कि इसकी कितने % मार्क्स आएंगे टोटल, तो फिर ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि परसेंटेज जब प्रिडिक्ट करवाएंगे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये एक इनफाइनाइट आउटपुट्स हैं। जब आप क्लास प्रिडिक्ट करवाएंगे पास फेल में तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पर एक दूसरी एग्जांपल देखें कि एक टीम की परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद पे आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, प्रीवियस मैचेस में उसने परफॉर्म किया हुआ है, सपोज़ जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उस पर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि जो अगला मैच होने वाला है उसको वो जो टीम है वो जीतेगी कि हारेगी।
तो अगर तो आप एग्जैक्ट ये जानना चाहते हैं कि जीतेगी या हारेगी, तो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दो ही आउटपुट्स हैं, विन और लूज़। जबकि दूसरी साइड पर एक ये भी हो सकता है कि आप ये प्रिडिक्ट करवाना चाहें कि कितने परसेंट चांसेस हैं उस टीम के जीतने के। तो अब अगेन ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो 0 से 100 तक परसेंटेज की शक्ल में कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू, कॉन्टीन्यूस वैल्यू आ सकती है, तो लिहाजा ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाएगी। तो इन दो एग्जांपल्स की मदद से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा मज़ीद इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जी, कि एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि आज दोपहर को 2 बजे टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर आप टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, या कल टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या, कब, कहाँ तक जाएगा, तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आप ये प्रेडिक्ट करवाना चाहें कि क्या कल मौसम जो है वो गर्म रहेगा या ठंडा होगा, यानी कि कल जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, या कोई एक आपने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि 60 फ़ारेनहाइट के ऊपर आप देखें यहाँ पे कि अगर आप देखें कि ये जो एक बाउंड्री लाइन है कि इस 60 फ़ारेनहाइट से अगर कम है तो हम कह दें कि जी मौसम कोल्ड रहेगा, अदरवाइज़ हॉट होगा। तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली उसमें आपके पास आउटपुट्स जो हैं एज यू कैन सी फाइनाइट होंगी। फॉर्मुलेटिंग अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, वो वैसा ही है तरीका जैसा आप रिग्रेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते थे। कैन वी प्रिडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट विल पास और फेल इन दिस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन हिज और हर सेशन एंड मिड टर्म मार्क्स? यस, वी कैन फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। कैसे? लेट्स सी द स्टेप्स ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो सपोज़ आपने क्या किया कि आपने अपनी क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स के का डेटा कलेक्ट किया, और यानी फ़र्ज़ करें पिछले सेमेस्टर में आपने एक कोर्स पढ़ाया था बच्चों को, उन्हीं बच्चों को, या सपोज़ तो उन बच्चों को ये आपने सेशन मार्क्स एक कॉलम में लिख लिए, उसे x1 कह दिया, और मिड टर्म के जो मार्क्स हैं उसे दूसरे कॉलम में लिख दिया और उसे आपने x2 कह दिया। और आपने फिर देखा कि सेशन मार्क्स और मिड टर्म में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जब फाइनल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बाद स्टूडेंट पास हुआ था या फेल हुआ था, तो वो आपने आगे उसे मेंशन कर दिया। तो सपोज़ पिछली क्लास में आपके पास 7 स्टूडेंट्स थे, तो 7 स्टूडेंट्स का डेटा आपने कलेक्ट करके ये एक डेटा सेट बना दिया कि पहला स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था, उसके सेशन में 20 सेशन मार्क्स 20 थे, मिड टर्म मार्क्स 25 थे, और उसके बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम जब हुआ तो वो पास हुआ, तो यहाँ पे आपने पास लिख दिया। जबकि एक और स्टूडेंट है नीचे, अगर आप देखें 5th नंबर स्टूडेंट को, कि अगर हम इसकी बात करें कि सेशन मार्क्स जो हैं इसके वो 4 हैं जी, ठीक है, और इसके जो मिड टर्म मार्क्स हैं वो 7 हैं, और एट दी एंड ये जो स्टूडेंट है ये फेल हुआ। तो बेसिकली आपने ये एक डेटा सेट पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप इस डेटा सेट को यूज़ करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अब इस सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनके मुतालिक दो तरह की इंफॉर्मेशन इनपुट करूं, एक ये x1 यानी कि सेशन मार्क्स, और एक ये x2 यानी कि मिड टर्म मार्क्स, तो मुझे वो बता दे प्रिडिक्ट करके कि क्या वो पास होगा या फेल होगा। तो ये हम करना चाह रहे हैं, और एज़ यू कैन सी देयर आर ओनली 2 क्लासेस। पास को मैं क्लास 1 कह रहा हूँ और फेल को मैं क्लास 0 कह रहा हूँ, यानी ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की फिर एग्जांपल होगी जी। तो स्टेप नंबर 1 तो डेटा सेट कलेक्शन का था, जो कि वही था जो रिग्रेशन में था।
अब आपने कर लिया, तो अब सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप उधर ही होता था कि आपने एक मॉडल फिट करना होता था, कि आपने लाइन, कोई कर्व आपने फिट करनी होती थी अपने डेटा के ऊपर, ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें फिर बाद में अनसीन इनपुट्स के लिए कि आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे भी समझ लें कि वो मॉडल फिटिंग के जैसा एक काम है, जहाँ पे अब हम उसे यहाँ पे उसे नाम देते हैं कि डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट करना या डिसीजन बाउंड्री कंप्यूट करना। इससे क्या मुराद है कि अगर आप देखें कि जो लेफ़्ट साइड पर आपके पास डेटा सेट है, अगर मैं इस डेटा सेट को प्लॉट करूं, तो मेरे पास ये डेटा सेट जो है वो ये प्लॉट हो गया यहाँ पे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहला सैंपल है कि जिसके अंदर मेरे पास पहले फ़ीचर की वैल्यू 25 है और दूसरे फ़ीचर की वैल्यू पहले की 20 है और दूसरे की 25 है। तो अगर मैं देखूं तो ये 20 है पहला फ़ीचर यहाँ पे, ठीक है जी, और 25 ये इस 25 है दूसरा फ़ीचर यहाँ पे। और अगर मैं देखूं कि ये बेसिकली ये वो डेटा पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं कि फर्स्ट डेटा पॉइंट है। इसी तरह से अगर आप दूसरा डेटा पॉइंट देखें 15 एंड 10, तो वो ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये 15 है और यहाँ से ये 10 है, तो ये इधर आ जाएगा। तो अगर आप ये जो स्टार्स हैं ब्लू कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं, इन सारे स्टार्स को अगर आप देखें तो ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं। इन्हें मैंने ब्लू कलर में यहाँ पे प्लॉट किया है ताकि ये बाकियों से डिफरेंट नज़र आ सकें। और जो फेल हैं, लाइक अगर आप पहला फेल स्टूडेंट देखें तो इसकी ये पहले फ़ीचर की वैल्यू 4 है, दूसरे की 7 है। तो अगर हम देखें तो 4 शायद यहाँ पे कहीं होगा और 7 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली शायद कहीं यहाँ होगा जी। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये वाला डेटा पॉइंट बन रहा है जी, ठीक है जी। तो बेसिकली मैंने जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे डायमंड साइन रेड कलर में शो कर दिया है प्लॉट करके, और जो मेरे पास पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने स्टार ब्लू कलर के स्टार्स के ज़रिए यहाँ पे शो कर दिया है। अब मैं चाहता क्या हूँ अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट हिस्सों, यानी इन डेटा पॉइंट्स के जो रीजन्स हैं इनको तकसीम कर दूं कुछ इस तरह से कि बाद में अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई फ़लाँ कोई लेट्स सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि मुझसे अगर ये पूछा जाए कि एक स्टूडेंट है जिसके आप कह लें कि फ़ीचर 1 यानी कि सेशन मार्क्स जो हैं वो हैं यहाँ पे सपोज़ 6, और जो उसके मिड टर्म मार्क्स हैं वो सपोज़ हैं 12, तो इसका क्या होगा? ये फ़ेल होगा कि पास होगा? ये अगर मुझसे पूछा जाए तो अब मुझे करना ये है कि सपोज़ मैं यहाँ पे तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं कि 6 12 कहाँ पे है, तो तो 6 12 जो है वो मेरे पास यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 6 है जी, और 12 जो है ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, अंदाज़ा ये है कि ये शायद ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों जो हैं ये मिलेंगे। तो मुझे बताना है कि क्या ये स्टूडेंट फेल होगा कि पास होगा, ये एक मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे करना अब ये है बेसिकली कि जो मेरे पास गिवन डेटा है 7 स्टूडेंट्स का, उसको मैंने सेपरेट करना है 2 रीजन्स में किसी एक डिवाइडर की मदद से। और वो डिवाइडर मेरे पास यहाँ पे क्या है? वो डिवाइडर मेरे पास ये बाउंड्री लाइन है ब्लैक कलर की। इस डिवाइडर को या इसको दूसरा नाम हम देंगे डिसीजन बाउंड्री। इसकी मदद से मुझे अपने इस रीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा, इस तरह से
कि या मुझे इस बाउंड्री को ऐसी जगह प्लॉट करना होगा कि जो पास स्टूडेंट्स हैं वो इस बाउंड्री के एक तरफ आ जाएं और जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो इस बाउंड्री की दूसरी तरफ आ जाए। ये एक्चुअली मैं अब करना चाह रहा हूँ। तो कई सारी ऑप्शंस हो सकती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये हो सकता है कि वो बाउंड्री जो है वो इस तरह से आ जाए, ऐसा हो सकता है जी। एक ही हो सकता है क्योंकि आप देखें कि इस ग्रीन बाउंड्री के एक तरफ ये तीनों के तीनों फेल वाले स्टूडेंट एक तरफ हैं और बाकी चारों के चारों जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी तरफ हैं। ये बाउंड्री भी हो सकती है। ये जो पहले से यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बाउंड्री बनी हुई है ये भी हो सकती है। फिर यहाँ पे एक और बाउंड्री भी हो सकती है, सपोज़ ये मैं लगा देता हूँ जी बाउंड्री, ये भी हो सकती है। तो कहीं भी वो बाउंड्री हो सकती है। तो एक बार जब वो बाउंड्री बन जाएगी, उस बाउंड्री की मदद से फिर हम ये बता सकेंगे कि अब कोई भी नया पॉइंट जो है वो फेल होगा या नया पॉइंट जो है वो उसको फेल डिक्लेयर करेंगे कि पास डिक्लेयर करेंगे। बस बाउंड्री बनानी इस तरह से है कि सारे पास स्टूडेंट्स उसके एक तरफ चले जाएं और सारे फेल स्टूडेंट्स उसकी दूसरी तरफ आ जाएं। कैसे बनेगी? ठीक वैसे ही जैसे वहाँ पे हम मॉडल को फिट इस तरह करते थे कि वो डेटा के बीचों बीच पास होता था, वो चाहे वो लाइन होती थी या कर्व होती थी। यहाँ पे भी ये बाउंड्री जो है ये एक लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे लाइन की शक्ल में देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्लासीफाई कर देगी इन डेटा पॉइंट्स को दो रीजन्स में कि फिर उसके बाद आप किसी भी नए पॉइंट के लिए जवाब मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस ब्लैक वाली बाउंड्री के विद रिस्पेक्ट देखूँ तो मेरे पास ये जो टेस्ट डेटा है जिसके बारे में मुझे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ यानी x1 की वैल्यू 6 है और x2 की वैल्यू 12 है, तो बताएं ये पास होगा कि फ़ेल होगा। तो मैंने जब 6 और 12 को देखा कि ये कहाँ प्लॉट हो रहा है, तो वो जिस जगह प्लॉट हो रहा है वो बाउंड्री के लेफ़्ट साइड पर है, यानी बाउंड्री के उस तरफ है जिस तरफ फेल वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर आप देखें तो फेल वाले सारे स्टूडेंट्स बाउंड्री के लेफ़्ट साइड पर हैं। तो मैं इस पॉइंट को कहूँगा कि मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये जो स्टूडेंट है ये फ़ेल होगा। क्यों फ़ेल होगा? क्योंकि ये बाउंड्री के उस साइड पर आ रहा है जिस साइड पर फेल वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो ये हमारा बेसिकली तरीक़ाकार होगा कि कैसे हम प्रिडिक्ट करके बताएंगे कि कोई नया पॉइंट यानी नया सैंपल जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, कि हम डेटा पॉइंट्स को डिसीजन बाउंड्री की मदद से क्लासीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही डेटा पॉइंट्स हैं, पास वाले एक साइड पर हैं, फेल वाले दूसरी साइड पर हैं, डिसीजन बाउंड्री बनी हुई है। और सपोज़ कि ये जो रेड कलर का एक पॉइंट है ये कोई नया स्टूडेंट है इस सेमेस्टर का जिसके x1 यानी कि सेशन मार्क्स 10 हैं और जो इसके जो मिड टर्म मार्क्स हैं वो 4 हैं। तो ये रेड कलर के स्टार से वो मैंने पॉइंट बना दिया है और पूछा जा रहा है कि क्या ये स्टूडेंट पास है कि फ़ेल है। तो हम करेंगे ये कि हम देखेंगे कि जो हमारी डिसीजन बाउंड्री बनी है जिसकी मदद से हमने पास और फेल स्टूडेंट्स को अलग अलग किया है, सेपरेट किया है, ये किस साइड पर आ रहा है ये पॉइंट। तो चूंकि ये उस साइड पर आ रहा है जहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट्स हैं तो हम डिक्लेयर कर देंगे इस स्टूडेंट को भी फेल। तो ये बेसिकली होल आइडिया है, 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल। पहले डेटा सेट वगैरह कलेक्ट करेंगे, दूसरा डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे, डिसीजन बाउंड्री को लर्न करेंगे कि कहाँ पे होना चाहिए, और एक बार डिसीजन बाउंड्री बन गई तो फिर हम किसी भी अनसीन डेटा के लिए स्टेप नंबर 3 एज यू कैन रीड ओवर हियर कि हम किसी भी अनसीन डेटा के लिए प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। तो ये होल आइडिया है जी। अलबत्ता यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम है कि डिसीजन बाउंड्री कहाँ बनेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो याद रखें ठीक वैसे ही पता चलेगा जैसे रिग्रेशन में हमें नहीं पता होता था कि जो हमारा मॉडल है ये परफेक्टली कहाँ से गुजरेगा तो डेटा को सही फिट करेगा। तो हम रैंडमली स्टार्ट कर देते थे, हमारा एल्गोरिदम चलता था और वो खुद ही उसे बेहतर करता करता उसको उस जगह पे ले जाता था जहाँ पे वो परफेक्टली फ़िट हो जाता था। सेम वही चीज़ है, वही काम है जो अब यहाँ पे होगा। हम रैंडम एक बाउंड्री बनाएंगे और फिर वो बाउंड्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएगी और डेटा को सही क्लासीफाई कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ,
सपोज़ मैंने इनिशियली बाउंड्री बनाई, रैंडम बाउंड्री बनाई, तो वो बाउंड्री बनी यहाँ पे। अब देखें ये एक गलत बाउंड्री है, मतलब मेरे लिए ये अच्छी बाउंड्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो पास स्टूडेंट्स को भी उस साइड पर ड्रॉ कर रही है, या यहाँ ये बाउंड्री वहाँ बन रही है कि इसके लेफ़्ट साइड पर कुछ स्टूडेंट पास भी हैं, कुछ फेल भी हैं, लेकिन ये रैंडम है, ये इनिशियल स्टेप है। ठीक वैसे ही ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे भी काम करेगा। अगली आइट्रेशन में ये बाउंड्री थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, उससे अगली आइट्रेशन में बाउंड्री और बेहतर हो जाएगी, उससे अगली आइट्रेशन में बाउंड्री और बेहतर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बाउंड्री बेहतर होते होते आप देखेंगे कि फाइनली ये एक ऐसी परफेक्ट जगह पे पहुंच जाएगी कि जहाँ पे ये दोनों तरह के या दोनों क्लासेस को बड़ा आइडियली क्लासीफाई कर रही होगी, और वहाँ पे फिर आप कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ज कर गया है। और यहाँ पे अब कोई भी नया डेटा पॉइंट जब आएगा तो देयर आर मैनी एल्गोरिदम्स which can be used for classification. Here you can see 5 of them: logistic regression, k-nearest neighborhood algorithm, artificial neural networks, naive Bayes and sport vector machine. हम इन पांचों को अपने कोर्स में शामिल कर रहे हैं, हम इन पांचों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। Logistic regression idea. The idea is very simple and very similar to linear regression. इसमें हम देखेंगे कि जिस तरह हमने linear regression के अंदर एक hypothesis function formulate किया था for model fitting, यहाँ पे हम देखेंगे हम एक hypothesis function formulate करेंगे to plot the decision boundary. और जिस तरह उधर हमने एक कॉस्ट फंक्शन फॉर्मुलेट किया था, ये मेजर करने के लिए कि हमारा मॉडल कितना अच्छा या कितना बुरा फिट हो रहा है, यहाँ पे हम एक कॉस्ट फंक्शन फॉर्मुलेट करेंगे, ये फॉर्मुलेट करने के लिए कि हमारी जो प्रिडिक्शन है या जो क्लासिफिकेशन है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, एंड देन मिनिमाइज़ करेंगे उस कॉस्ट फंक्शन को बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था। अलबत्ता वहाँ पे हम मॉडल फिट करने के लिए काम कर रहे होते थे, और यहाँ पे हम डिसीजन बाउंड्री फाइंड करने के लिए काम कर रहे होंगे। ठीक वैसे ही जैसे उधर हमने एक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में रैंडमली थीटाज एज्यूम किए थे, और फिर आइट्रेटिवली कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम होती जाती थी तो थीटास की वैल्यू इम्प्रूव होती जाती थी और मॉडल बेहतर से बेहतर फिट होता चला जाता था। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि हम कुछ रैंडम थीटास से स्टार्ट करेंगे, और फिर जैसे जैसे हमारे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक वैसे वैसे ही हमारी डिसीजन बाउंड्री ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। और फिर फाइनली जिस तरह उधर हम फिर न्यू डेटा के लिए, अनसीन डेटा के लिए या इनपुट्स के लिए हम प्रिडिक्ट करते थे कि आउटपुट क्या होगी, ठीक वैसे ही यहाँ पे अनसीन डेटा के लिए हम प्रिडिक्ट करेंगे कि क्लास क्या होगी। इससे पहले कि हम देखें कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन को फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कॉस्ट फंक्शन को या ग्रेडियंट डिसेंट को, हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल। मतलब हम जस्ट डिराइव्ड फंक्शंस को कंपेयर करके देखेंगे, और ये हम बाद में देखेंगे कि वो फंक्शंस एक्चुअली डिराइव कैसे होते हैं। तो आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस हम किस तरह से लिखते थे, थीटा ट्रांसपोज एक्स। ये सेम वही हाइपोथेसिस है जिसमें हम क्या कर रहे होते थे, थीटा 0 इंटू एक्स 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स 1 प्लस थीटा 2 इंटू एक्स 2 एंड सो ऑन अप टू थीटा एन एक्स एन। तो ये तो लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस था, जिसे हम इन शॉर्ट वेक्टर्ड फॉर्म में जब लिखते थे तो थीटा ट्रांसपोज एक्स लिखते थे।
तो राइट साइड पर अगर हम देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हाइपोथेसिस, तो ये आप देखें कि थोड़ा सा एक डिफरेंस आप देख सकते हैं कि वो हाइपोथेसिस जो हमने लीनियर रिग्रेशन के लिए बनाया था, उस हाइपोथेसिस को अब हम एक फंक्शन में पास कर रहे हैं और उस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ जी। यानी ये वही हाइपोथेसिस है जो हमने लीनियर रिग्रेशन में डिराइव किया था हाइपोथेसिस फंक्शन, और अब उस हाइपोथेसिस फंक्शन की आउटपुट जो है वो डायरेक्टली हम नहीं ले रहे बल्कि उसे एक फंक्शन में पास कर रहे हैं जिस फंक्शन को मैं जी कह रहा हूँ, और फिर उस फंक्शन की जो आउटपुट आती है उस आउटपुट को मैं कहता हूँ कि ये मेरा असल में हाइपोथेसिस है। तो हेयर यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप देख सकते हैं कि वो फंक्शन एक्चुअली है क्या। वो फंक्शन क्या करता है कि उस फंक्शन को जो भी आप इनपुट पास करें उस फंक्शन को कुछ इस तरह से वो कैलकुलेट करता है। ठीक है जी, ये जो जी फंक्शन है अपने पास की जाने वाली इनपुट को यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में विद नेगेटिव साइन लेकर उसको इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करता है। तो the output of this g function is actually the output of this hypothesis function। लिहाजा अब हम देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है कि वो हाइपोथेसिस जो हमने लीनियर रिग्रेशन में बनाया था उस हाइपोथेसिस की आउटपुट हम इधर इस g फंक्शन में पास करते हैं, और ये g फंक्शन फिर उस इन थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमें एक आउटपुट देता है जिसको हम एक्चुअली अब हाइपोथेसिस की वैल्यू कहेंगे या हाइपोथेसिस कहेंगे इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखूं तो ये गलत नहीं होगा कि 1/1 प्लस ई पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि z की वैल्यू क्या है थीटा ट्रांसपोज x। तो लिहाजा अब हमारा हाइपोथेसिस में चेंज क्या आ गई है वो आप देख सकते हैं। तो एक तो पहला डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में हाइपोथेसिस किस तरह का था। अब आप देख सकते हैं कि कॉस्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आप लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन देखें तो इससे तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि इसमें हम हाइपोथेसिस माइनस वाई आउटपुट उसका स्क्वायर लेके सारे सैम्पल्स के लिए जमा करते थे और फिर उसे 2m से डिवाइड कर देते थे, वेयर m इज़ टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। इस फंक्शन को हम कहते थे कि ये मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन है जो बेसिकली डिफरेंसेस का स्क्वायर लेके उसका मीन सारे सैम्पल्स के लिए उसे जमा करके उसका मीन लेता था। और अगर आप दूसरी साइड पर अब अगर कॉस्ट फंक्शन देखें तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, और किस तरह से डिराइव हुआ है, इसका काम क्या है, ये हम इन डिटेल देखेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर इसका डेरिवेशन। लेकिन खैर ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन जो है इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसे हम देखेंगे जी, अभी हम इसे डिराइव नहीं कर रहे, जस्ट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो कॉस्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी द डिफरेंस। एंड द थर्ड थिंग इज़ ग्रेडियंट डिसेंट। तो अगर आप देखें तो ग्रेडियंट डिसेंट में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, यानी वही सेम एक्सप्रेशन है, वही सेम फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर रहे हैं इधर थीटास को अपडेट करने के लिए, जो कि आप इधर भी यूज़ कर रहे हैं। तो सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस इन बोथ केसेस। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन राइज होना चाहिए आपके माइंड में कि जी जो एरर फंक्शन है वो तो दोनों में डिफरेंट है, जबकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो पार्ट है या इस लीनियर रिग्रेशन में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो डिराइव होता है एरर फंक्शन का डेरिवेशन लेकर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर एरर फंक्शन डिफरेंट हैं तो ये एक जैसा जवाब कैसे आ गया, एक जैसा ही आंसर या एक जैसा ही एक्सप्रेशन दोनों में अपडेट करने के लिए कैसे आ गया। तो हम ये बात करेंगे इस पे भी कि जब आप डेरिवेशन लेंगे एरर फंक्शन का इन लीनियर रिग्रेशन
एंड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो वो सेम आएगा। दोनों एरर फंक्शन देखने में डिफरेंट हैं लेकिन उनका डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। ये भी हम इस पे भी हम बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस फंक्शन में डिफरेंस है, कॉस्ट फंक्शन में डिफरेंस है, जबकि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम उसी तरह से वही है जो उधर यूज़ हो रहा था। देयर इज़ नो डिफरेंस इन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम टू अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले आज के लेक्चर में हम हाइपोथेसिस फंक्शन की फॉर्मेशन पे बात कर लेंगे। अलबत्ता हम एरर फंक्शन की फॉर्मेशन पे और एक बाकायदा तौर पे कंप्लीट एल्गोरिदम की फॉर्मेशन पे हम बाद में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो हाइपोथेसिस फंक्शन अगर आप देखें तो इस फंक्शन को जो हम हाइपोथेसिस फंक्शन कह रहे हैं अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो फंक्शन हमने बनाया है जिसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, एक्चुअली ये फंक्शन एक वेल नोन फंक्शन है और इसका नाम है सिग्मॉइड फंक्शन। इसे सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहा जाता है। ये एक वेल नोन फंक्शन है और इस फंक्शन को आप जो भी इनपुट पास करें z इन दिस केस, तो जब आप उसे प्लॉट करेंगे यानी एक एक्सिस पर आप z ले लें जो आप उसे इनपुट पास कर रहे हैं और दूसरे एक्सिस पर आप g ऑफ z ले लें यानी इस फंक्शन की आउटपुट ले लें। तो जब आप उसे प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह की ये ब्लू कलर की एक कर्व मिलेगी और आप देखेंगे कि जब z की वैल्यू ज़ीरो होगी, जब आप z ज़ीरो इनपुट करेंगे तो आपको g ऑफ z जो है वो 0.5 मिलेगा और अगर z की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी इस तरफ बेशक कुछ भी वैल्यू हो, इवन प्लस इन्फिनिटी तक आप इसे कुछ भी वैल्यू पास कर दें, वो उस वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन आउटपुट देगा वो आउटपुट हमेशा 0.5 से लेके 1 की रेंज में रहेगी। ये 1 से कभी ऊपर आउटपुट नहीं जाएगी इस फंक्शन की। और अगर आप इसे इनपुट देंगे लेस देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो कोई भी नंबर दे दें माइनस इन्फिनिटी तक, उस हर वैल्यू के लिए इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो आपके पास 0 से लेके 0.5 तक रहेगी। इस फंक्शन की ये वर्किंग है कि आप यहाँ पर z की कोई भी वैल्यू पुट करें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अगर आप ज़ीरो इनपुट करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 0.5। अगर आप ग्रेटर दैन ज़ीरो कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट करेंगे तो 0.5 से लेके 1 की रेंज में कोई जवाब आएगा और अगर आप लेस देन ज़ीरो कोई नंबर इनपुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक तो आपको 0 से लेके 0.5 तक कोई नंबर आपको इनपुट मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करके देखें तो ये हो जाएगा e पावर ज़ीरो। तो e पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है जी, तो 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5। तो लिहाजा इस वजह से अगर आप इसको z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपको 0.5 आंसर मिलेगा। अगर आप z की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, सपोज 1/1 प्लस e पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी मैं z की जगह पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ, यानी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, तो आप जानते हैं कि e पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ये ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है जी, यानी e पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/1, द आंसर इज़ 1। तो इस वजह से ये कभी भी 1 से बड़ा आंसर नहीं देगा, आप कोई भी बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर इसे इनपुट दे के देख लें। दूसरी तरफ अगर मैं इसे इनपुट करता हूँ z की जगह पे माइनस इन्फिनिटी, छोटे से छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, तो मैं अगर इसे इनपुट करता हूँ माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ पे पहले माइनस z है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे e पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो e पावर इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी, तो 1 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू
1 ओवर इन्फिनिटी, यानी 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये हो गया 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा 0। तो इट मीन्स कि छोटे से छोटा आंसर जो इसका आ सकता है फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी वो 0 होगा। तो इस फंक्शन की ब्यूटी ये है कि आप इसे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दे के देखें, इसका जवाब 0 से 1 की रेंज में आएगा, और तमाम पॉजिटिव नंबर्स के लिए 0.5 से बड़ा आंसर आएगा, तमाम नेगेटिव नंबर्स के लिए 0.5 से छोटा नंबर आएगा, और एग्जैक्ट 0 के लिए इसका आंसर 0.5 होगा। तो हम इस फंक्शन को बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इसे इस्तेमाल करेंगे किसी भी आउटपुट या किसी भी एक बड़ी रेंज को 0 से 1 की रेंज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लिहाजा मैं यहाँ से अब एक तरीका मिल गया कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई नंबर है जिसकी रेंज है जी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए 0 से लेके 1 की रेंज में, तो मैं अगर उस नंबर को इस सिग्मॉइड फंक्शन में इनपुट करूँगा तो ये उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करके 0 से 1 की रेंज में कोई जवाब दे देगा। तो लिहाजा मैं इस फंक्शन को एक ट्रांसफार्मर फंक्शन के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे किसी भी बड़ी रेंज से नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी से उसे 0 से 1 रेंज में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज़ in our logistic regression algorithm। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं अपने हाइपोथेसिस फंक्शन की फॉर्मेशन के ऊपर, कि जो हम हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे, उसके अंदर ये अब किस तरह से सिग्मॉइड फंक्शन किरदार अदा करेगा। तो आपको पता है जी कि जो रिग्रेशन प्रॉब्लम है उसमें जो हमारी आउटपुट है वो तो 0 से वो तो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, मतलब वो कंटिन्यूस वैल्यू होती है, तो वो इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। लेकिन आपको ये भी पता है, मैं बता चुका हूँ कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, वो फाइनाइट होती है, वो डिस्क्रीट हो सकती है, बाइनरी हो सकती है। तो लिहाजा क्लासिफिकेशन में अगर मैं पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही आउटपुट्स होती हैं, क्योंकि उसमें 2 ही क्लासेस होती हैं। तो 2 आउटपुट्स होती हैं, या वो एक क्लास को बिलोंग करता है जो आपका जो इनपुट है, या वो आपके दूसरी क्लास को बिलोंग करता है। तो लिहाजा हम कहेंगे हमारे पास वहाँ पे सिर्फ 2 ही आउटपुट्स हैं, 0 और 1, या -1 और 1, जो भी नाम दे दें, लेकिन अलबत्ता आउटपुट्स सिर्फ 2 ही हैं। तो अब अगर हम वही वाला हाइपोथेसिस जो लीनियर रिग्रेशन में यूज़ किया था उसी फंक्शन को एज इट इज़ यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि उसकी जो आउटपुट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की रेंज में आती है, जबकि हमें आउटपुट चाहिए सपोज़ 0 या 1, क्योंकि 2 क्लासेस हो सकती हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इस आउटपुट को अगर आगे एक फंक्शन में पास कर दें, एक फंक्शन में जिस फंक्शन को मैं जी कह रहा हूँ, यानी वो जो सिग्मॉइड फंक्शन है, ये मैं अगर उसके अंदर ये जो थीटा ट्रांसपोज एक्स का जो जवाब आया, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज में हो सकता है, अगर मैं इसे जी में पास कर दूँ तो अब मुझे जो आउटपुट मिलेगी, वो जो आउटपुट है उस आउटपुट की रेंज क्या होगी जी? उस आउटपुट की रेंज जो है वो होगी 0 से लेके 1 तक, यानी 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज होगी। अब इस 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज आ गई। अब मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा जी इस रेंज के अंदर मैं एक मिड पॉइंट बनता है 0.5। तो अगर तो मेरा जो जवाब है वो ग्रेटर देन 0.5 है तो मैं कहूँगा कि ये क्लास 1 को बिलोंग करता है, यानी ये मेरे लिए आसानी होगी कि ये क्लास 1 है। और अगर वो जवाब जो है दैट इज़ लेस देन 0.5, यानी 0 से लेके 0.5 की कोई रेंज में है, तो मैं कह दूंगा कि जी वो क्लास जो है वो मेरे पास इस वक्त 0 क्लास को बिलोंग करता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चली कि अगर मैं अपने थीटा ट्रांसपोज एक्स का जो जवाब था उसको सिग्मॉइड में पास कर दूं और सिग्मॉइड उसे ट्रांसफॉर्म कर दें इन दी रेंज ऑफ 0 to 1, तो फिर मैं 0.5 एक थ्रेशोल्ड सेट करके अब ये देख सकता हूँ कि अगर जवाब ग्रेटर देन 0.5 है तो डिक्लेयर करो कि वो जो इनपुट थी वो क्लास 1 को बिलोंग करती है, और अगर लेस देन 0.5 है देन डिक्लेयर दैट द इनपुट बिलोंग्स टू क्लास 0।
तो लिहाजा मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं एक बहुत बड़ी रेंज से एक 0 से 1 की रेंज में ट्रांसफॉर्म करके अपनी आउटपुट और ये डिसाइड कर सकता हूँ एक चेक लगा के कि किस क्लास को मेरा सैम्पल बिलोंग करता है। हाँ, एक आखिरी बात इसमें जो आप देख सकते हैं कि वी आर अनश्योर हेयर बिकॉज अगर आपके पास इफ़ व्हाट इफ़ द आउटपुट इज एग्जैक्टली 0.5, तो द आंसर इज़ वी आर अनश्योर हेयर। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री पर आ रहा होगा वो आंसर, ना वो क्लास 0 ना वो क्लास 1 को बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे फिर हम अनश्योर होते हैं कि उसे किस क्लास में डालें, बट वी रफली एसोसिएट दैट डेटा पॉइंट टू क्लास 1 यूजुअली। तो ये है जी बेसिकली आइडिया कि हाउ वी विल फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन. The idea is very simple. We will put the output of theta transpose x into the sigmoid function, and the sigmoid function will give us the output in the range of 0 to 1, and then we will compare the output of sigmoid function with 0.5 to know the class. If the output is greater than 0.5, then we will declare the sample belongs to class 1, otherwise we will declare the sample belongs to class 0. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस क्या है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम हाइपोथेसिस क्या बना रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देख लेते हैं, और वो है कि देखें, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो है इसकी रेंज होती है 0 से 1। किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब है कि वो इवेंट अकर नहीं होगा। किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है कि 100% वो इवेंट अकर होगा। और बीच में अगर कोई वैल्यू आती है 0.3, 0.4, 0.7, तो हम कह सकते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं उस इवेंट के अकर होने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डाई रोल करता हूँ या मैं कॉइन टॉस करता हूँ, तो अगर वो एक फेयर कॉइन है तो मैं कहूँगा कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, यानी 50% चांसेस है। तो अगर मैं अपने सिग्मॉइड फंक्शन की आउटपुट को देखूं, तो चूंकि वो भी 0 से 1 की रेंज में है, तो मैं उसे प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर कर सकता हूं। सपोज़ अगर मेरे पास एक सैम्पल था, उसके लिए मैंने थीटा ट्रांसपोज एक्स कंप्यूट किया और जो जवाब आया उसको मैंने सिग्मॉइड फंक्शन में पास किया। सिग्मॉइड फंक्शन में ने मुझे आउटपुट दी 0.7, फ़र्ज़ कर लीजिए। तो 0.7 का मतलब ये है कि मैं उसे डिक्लेयर तो कर रहा हूँ कि वो क्लास 1 को बिलोंग करता है, लेकिन 70% एश्योरिटी के साथ, जबकि 30% मुझे डाउट भी है कि वो क्लास 1 को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप जो है आपकी जो आउटपुट है सिग्मॉइड फंक्शन की, आप उसे प्रोबेबिलिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, और आप उसकी वैल्यू की बुनियाद पर अपनी सर्टेनिटी या अश्योरिटी को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हाउ मच वी आर श्योर दैट द सैम्पल बिलोंग्स टू विच क्लास, यानी आप ये बता सकते हैं। ये वो बात जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पर की, वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि फ़र्ज़ कर लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है ट्यूमर साइज़। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है क्या, मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के पहले बारे में बता देता हूँ। देखें, एग्ज़ाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें कि कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ लोग हैं, और उनका कोई सीटी स्कैन या एमआरआई या जो भी कुछ इस तरह के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, और सपोज़ उन्हें वो ट्यूमर है, तो ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। तो ट्यूमर देखना है कि मेलिग्नेंट है कि नहीं। मेलिग्नेंट होने से मुराद ये है कि क्या वो ट्यूमर ऐसा है कि वो कैंसर का सबब बने, या वो कैंसर का सबब नहीं बन रहा। तो अगर वो मेलिग्नेंट है तो हम कहेंगे कि वो कैंसर का सबब बन रहा है। तो लिहाजा हम देखना चाह रहे हैं, या हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक बहुत सारे हॉस्पिटल में से बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा आ गया, उन पेशेंट्स का जिनको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, और फिर जब उनका टेस्ट किया गया तो उन टेस्ट के दौरान पता चला कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, और ट्यूमर के साइज़ की बुनियाद पर अब ये डिसाइड करना है हमारे सॉफ्टवेयर ने, हमारे प्रोग्राम ने, कि क्या वो ट्यूमर मेलिग्नेंट है कि नहीं, क्या वो कैंसरस है कि नहीं, या वो कैंसर का सबब बन रहा है या कि नहीं। अब ये हमने प्रिडिक्ट करवाना है अपने मॉडल से
बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ट्यूमर। तो जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही फीचर था, अभी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि देयर इज़ ओनली वन फीचर, जबकि एक्चुअली ऐसी एग्जांपल में बहुत सारे फीचर्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एक फ़ीचर ले रहे हैं कि जी ट्यूमर का साइज़, और उस साइज़ की बुनियाद पर हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वो ट्यूमर जो है वो मेलिग्नेंट है कि नहीं। ये एक एग्जांपल है। तो आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें हज़ारों पेशेंट्स की सपोज़ डेटा मौजूद है, और उसमें फ़ीचर एक ही है जिसका नाम है ट्यूमर साइज़। और उस ट्यूमर साइज़ पर आपने बताना है, या आपने पहले से देख लिया या पहले से डेटा सेट प्रिपेयर करके रख लिया कि किस साइज़, किस पेशेंट में किस साइज़ का ट्यूमर था, तो वो मेलिग्नेंट डिक्लेयर हुआ था या वो मेलिग्नेंट डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो पहले आपने ये डेटा सेट प्रिपेयर कर लिया, उस पर ट्रेनिंग करनी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को लेते हुए आपको दिखाया गया है कि अगर आपका हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए फार्मूलेट किया है, जो थीटा ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू को सिग्मॉइड में पास करता है और उसका जो जवाब आता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके मुताबिक आंसर आया 0.7। तो हम ये कहेंगे कि गो कि दिस इज़ ग्रेटर दैन 0.5, और हम कहेंगे कि ये क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है सैंपल, यानी कि इस पेशेंट को जो ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है। लेकिन एक्चुअली हम कहेंगे कि हम 70% श्योर हैं या 70% चांसेस हैं कि वो जो ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है। तो बहरहाल ये वही बात है जो मैं पिछली स्लाइड पे कर रहा था। एक्चुअली वी कैन रिलेट द आउटपुट ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन विद प्रोबेबिलिटी, और हम ये कहेंगे कि द आउटपुट ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन मे बी डिक्लेयर्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, या ये कह लें कि प्रोबेबिलिटी क्या है उस सैंपल की कि किसी क्लास को बिलोंग करने की। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अगर 70% चांसेस हैं उस सैंपल के बिलोंग करने के कैंसरस क्लास को, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 30% जो चांसेस हैं वो ये भी हैं कि कैंसरस क्लास को वो सैंपल बिलोंग नहीं करता। लेकिन चूंकि हमें दो ही जवाब देने होते हैं, तो हम देखेंगे कि ज़्यादा परसेंट किस क्लास को बिलोंग करने के चांसेस हैं, हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बताया गया है कि बेसिकली P इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लास Y का ज़ीरो होना, यानी ज़ीरो क्लास को, Y से यहाँ मुराद है एक्चुअल आउटपुट यानी क्लास। तो क्लास Y का ज़ीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट दिस इज़ गिवन दैट x एंड थीटा। x क्या है? इनपुट सैंपल जो आपने डेटा सेट से लिया है, और थीटा क्या है? आपके पैरामीटर्स। तो क्लास y या क्लास का ज़ीरो को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट थीटाज एंड x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू क्लास 1 गिवन दैट x थीटा। आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रूल के मुताबिक जानते हैं कि अगर आपके पास दो ही क्लासेस हैं, तो जो अगर दोनों को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी को जमा करें तो आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यानी अगर दो ही इवेंट्स हैं, आप कॉइन टॉस करें, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो मैं कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जमा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर इज़ 1। अगर मैं एक डाई रोल करता हूँ, उसके 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो मैं सबके अकर होने की प्रोबेबिलिटीज़ को जमा कर दूँ, 1/6 प्रोबेबिलिटी फॉर 1, 1/6 प्रोबेबिलिटी 2 आने की, 1/6 प्रोबेबिलिटी 3 आने की, 1/6 प्रोबेबिलिटी 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबको जमा करूँ, दी आंसर वुड बी 1। तो ये वही बात हो रही है कि क्लास 0 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी जमा क्लास 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी, दी आंसर विल बी 1। और अगर आपके पास ये आ चुका हुआ है कि क्लास 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि हम कह रहे हैं 0.7, ये वाली 0.7 हम कह रहे हैं, तो उसको अगर मैं 1 में से, यानी कि इसको मैं इधर ले जाऊं, तो 1 में से माइनस कर दूं, तो 1 में से माइनस करने से मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.3 इन दिस केस। तो ये 0.3 प्रोबेबिलिटी होगी क्लास 0 को बिलोंग करने की। बेसिकली ये समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ओके, लेट्स रिलेट हाइपोथेसिस टू द डिसीजन बाउंड्री। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने कहा था कि हमारा हाइपोथेसिस डिसाइड करेगा कि लाइन प्लॉट होगी कि कर्व प्लॉट होगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हाइपोथेसिस यही डिसाइड करेगा
कि हमारा जो प्लॉट होगी वो कोई लाइन होगी या कि कर्व होगी। अलबत्ता वहाँ पे हमारे हाइपोथेसिस से जो चीज़ प्लॉट हो रही थी उसको हम डेटा में फ़िट कर रहे थे। यहाँ पे हम उसे डेटा में फ़िट करने की बजाय डेटा को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक क्लास के सैम्पल्स को दूसरी क्लास के सैम्पल से सेपरेट करने के लिए हम ये लाइन को या कर्व को इस्तेमाल करेंगे, और अब उसे मॉडल की बजाय हम नाम दे रहे होंगे डिसीजन बाउंड्री का। अगर आप देखें तो आपने एक लाइन की मदद से ज़ीरो क्लास को बिलोंग करने वाले सैम्पल्स को क्रॉस क्लास को बिलोंग करने वाले सैम्पल से अलहदा कर दिया। तो अब हम बजाय इसके, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि अगर आप इस पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते, तो लीनियर रिग्रेशन तो ऐसी जगह पर लाइन प्लॉट करने की कोशिश करता जो डेटा के बीचों बीच गुज़रता, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह की लाइन, ठीक है जी, या कुछ इस तरह की लाइन। लेकिन अगर आप इस डिसीजन बाउंड्री को देखें तो ये डिसीजन बाउंड्री डेटा को कुछ इस तरह से सेपरेट कर रही है कि एक क्लास के सैंपल एक तरफ चले जाएं और दूसरी क्लास के सैंपल्स दूसरी तरफ चले जाएं। तो लिहाजा दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के लीनियर रिग्रेशन में हम मॉडल को डेटा में किस तरह फिट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम मॉडल को किस तरह से डिसीजन बाउंड्री के तौर पर यूज़ करके डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हमारे ग्रेडियंट डिसेंट का काम है कि वो, या एरर फंक्शन का काम है कि कैसे वो इस चीज़ को हैंडल करे कि इसे डिसीजन बाउंड्री बना दे बजाय इसके के पॉइंट्स में फ़िट करने के। तो here you can read, since the boundary is a line, can you find the parameters of this line? तो आप ये ब्लू कलर की जो बाउंड्री है, डिसीजन बाउंड्री देख रहे हैं, चूँकि ये एक लाइन है और आप जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स, ये आपको पता है। जब जहाँ पे कि थीटा 0 वाई इंटरसेप्ट है और थीटा 1 स्लोप है, तो क्या आप इस पर्टिकुलर लाइन को देखकर इसका वाई इंटरसेप्ट और इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं? तो आपको करना आना चाहिए। हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वाई इंटरसेप्ट तो देख के ही पता चल रहा है कि इस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो 3 है, क्योंकि x2 एक्सेस को ये, या वाई एक्सेस को जहाँ पे ये कट कर रहा है वो 3 है। तो बाकी स्लोप इसकी कैसे कंप्यूट करनी है उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, वो भी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर हम इसकी एग्जांपल देख भी लेते हैं। ये आप देखिए तो here you can see the standard form of equation of line, कि अगर आप थोड़ा सा उसे स्टैंडर्ड जो इसकी हमारे पास एक फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ लाइन की, वो हम देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, ऐसे कि a1 x1 प्लस b, a1 या a जो भी हमारा कांस्टेंट है x1 प्लस b x2, जितने भी एक्सेस आपके पास होते हैं, अगर तीसरा एक्सेस भी होता है x3 भी होता तो हम कहते हैं c इंटू x3, अगर चौथा भी होता तो हम कहते हैं d इंटू x4। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस हैं x1 एंड x2, तो हम कहेंगे a x1 प्लस b x2 माइनस c, ठीक है। ये c आप समझ लें कि वही है जैसे हम यहाँ पे थीटा 0 कह रहे होते हैं, जो x0 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, और इससे अब हम कंप्यूट कर सकते हैं इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को, a b वगैरह की वैल्यूज़ को, c की वैल्यूज़ को हम कंप्यूट कर सकते हैं। वी नो 2 पॉइंट्स ऑन दी, हमें पता है कि कोई भी एक जो लाइन है, अगर हमें 2 पॉइंट एक लाइन पर मिल जाएं तो हम लाइन बना सकते हैं। मतलब 2 पॉइंट्स में से हमेशा एक ही लाइन पास होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम बाकी इंटरमीडियरी पॉइंट्स का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो हमें कंफर्म है कि इस पर्टिकुलर लाइन का एक पॉइंट इस एक्सिस पर आ रहा है और दूसरा पॉइंट इस एक्सिस पर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कह लें कि डायमेंशंस हैं या पैरामीटर्स हैं, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू जो है वो 0 है। और अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इसमें x1 जो है वो 0 है जी, और जो x2 है उसकी वैल्यू 3 है। तो बेसिकली
यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि P1 में x1 0 है और P2 में x1 3 है, जबकि P1 में x2 3 है और P2 में जो x2 है वो 0 है। तो ये दो पॉइंट्स हमें पता है कि कंफर्म लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन की इक्वेशन के तमाम पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक तरीका यहाँ पे ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में, ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, इसमें इफ़ वी पुट फर्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है जी, x1 0 है और x2 3 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन में x1 की जगह पर 0 पुट करूं तो ये वाली पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, और x2 की जगह पे 3 पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3b माइनस सी इज़ इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं उस ऊपर स्टैंडर्ड इक्वेशन में इफ़ वी पुट सेकंड पॉइंट इन लाइन इक्वेशन, जो कि क्या है, उसमें x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 0 है, तो x2 की जगह पे 0 पुट करने से सेकंड टर्म 0 हो जाएगी और पहली टर्म आ जाएगी 3x1 माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये आ गई और ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके मैं आराम से इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। कैसे, किसी एक को आपको एज्यूम करना होगा। इफ़ आई एज्यूम b इज़ इक्वल टू 1, आप a को भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मैं और कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैंने b को 1 एज्यूम कर लिया। अगर मैं b को 1 एज्यूम करूँ तो मेरी पहली जो इक्वेशन है उससे मुझे, यानी ये वाली जो इक्वेशन है, इससे मुझे पता चलेगा कि b की जगह 1 पुट करने से c बराबर आएगा 3 के, तो मुझे यहाँ से वैल्यू c की मिल जाएगी 3। अब c की इस वैल्यू को जो मैंने 3 कंप्यूट की है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 3a माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो a मेरे पास क्या होगा, a मेरे पास आ जाएगा 1। तो लिहाजा मैंने एक को एज्यूम किया और उसके मुताबिक दो कंप्यूट कर ली, तो लिहाजा फाइनली मैं कहूँगा कि a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और मेरे पास जो तीसरा पैरामीटर c है उसकी वैल्यू 3 होगी। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ये पैरामीटर्स पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ दिस लाइन कंप्यूट होके आ जाएगी, जिसमें x1 जो जिसको हम लिखेंगे x1 plus x2 minus 3 is equal to 0, where a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 3। तो ये हमारे पास फाइनली एक कह लें कि पैरामीटर्स कंप्यूट होके आ जाएंगे। तो यहाँ से इस एग्जांपल से आप एक चीज़ लर्न करना चाहिए आपको कि अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से की मदद से हम कैसे दो पॉइंट्स की बुनियाद पर हम एक लाइन की इक्वेशन कंप्यूट कर सकते हैं, उसके लिए वो पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। और अब आप किसी भी, अगर कोई भी मैं लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, आई होप यू विल बी इन पोजीशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन एंड पैरामीटर्स वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड अदर। तो लेट्स रिलेट हाइपोथेसिस टू दी डिसीजन बाउंड्री। तो अब आप देख सकते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो थीटा ट्रांसपोज एक्स है, उसके अंदर थीटा ट्रांसपोज एक्स जो भी हमारे पास था, उसमें मैं अब क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो x1 है पैरामीटर, x1 पैरामीटर जो है उसके साथ मेरे पास थीटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 पैरामीटर के साथ मेरे पास थीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ मेरे पास जो है थीटा 0 की वैल्यू जो है वो इस वक्त 3 मैंने रखी हुई, -3 मैंने रखी हुई है। तो नाउ वी कैन प्रेडिक्ट द क्लास ऑफ एनी न्यू डेटा पॉइंट, कि सिंपली अब मुझे करना ये है कि कोई भी डेटा पॉइंट जो है उसको मैं इसमें पुट करूँगा, और अगर उसका जवाब जो है, अगर वो जो जवाब है दैट इज़ इक्वल टू 0, ये बात इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखें वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा। हर वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, हर वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर होगा, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करने से आपका जवाब 0 आएगा। मतलब वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन को मैं कह रहा हूँ ये डिसीजन बाउंड्री है, ये सेपरेट कर रही है दो क्लासेस के पॉइंट्स को।
तो हर वो पॉइंट जिसको पुट करने से इस लाइन की इक्वेशन में आपका जवाब 0 के बराबर आए तो वो पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के ऊपर होगा। और अगर वो जवाब जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आए तो मैं कहूँगा कि वो क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है वो पॉइंट। और अगर उसको मैं कुछ इस तरह से लूँ कि वो जो जवाब आए उस जवाब को आगे मैं पास कर दूँ सिग्मॉइड फंक्शन को, यानी वो अगर मैं इसको थीटा ट्रांसपोज एक्स कह रहा हूँ तो अगर मैं उसे सिग्मॉइड को पास करूं और उसे कहूं कि ये मेरा हाइपोथेसिस है, तो फिर इसका मतलब है फिर अगर ये जो थीटा ट्रांसपोज एक्स था इसका जवाब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो सिग्मॉइड लेने से इसका जवाब फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होगा। तो मैं कहूँगा कि मैं इसके लिए क्लास 1 प्रिडिक्ट करूँगा। और अगर वो जवाब लेस दैन 0 होगा थीटा ट्रांसपोज एक्स का तो सिग्मॉइड में पास करने से वो जवाब 0.5 से लेसर आएगा, तो मैं उसके लिए क्लास 0 प्रिडिक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं तीन बातें आपको, तीन चीज़ें बड़ी वाज़े कर रहा हूँ। एक कि आपका बेसिकली जो हाइपोथेसिस है, जो भी अगर वो एक लीनियर हाइपोथेसिस है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो उससे एक लाइन की ही इक्वेशन प्लॉट, एक लाइन ही प्लॉट होगी। अब उस लाइन को मैं कह रहा हूँ वो डिसीजन बाउंड्री है और हम उसे इस तरह से प्लॉट करना चाह रहे हैं या अपने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसे ऐसी जगह प्लॉट करवाए जहाँ पे दोनों क्लासेस के डेटा पॉइंट सेपरेट हो सके। एक तो ये जो कि वो आइटरेटिवली रन होके कर देगा। दूसरी बात ये है कि हर वो पॉइंट जो उस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर होगा आप उसे इस इक्वेशन में पुट करें, आप देखेंगे कि वो पॉइंट के उसके अगेंस्ट जो जवाब आएगा वो जवाब जो है वो 0 होगा। हर वो पॉइंट जो उस डिसीजन बाउंड्री के इस तरफ राइट साइड पर होगा, यानी उसका जवाब ग्रेटर देन 0 होगा या सिग्मॉइड में पास करने के बाद ग्रेटर देन 0.5 होगा, तो वो जो पॉइंट है वो इस पॉजिटिव क्लास, यानी इस तरफ पॉजिटिव क्लास है, क्लास 1 को बिलोंग कर रहा हूँ। और हर वो पॉइंट जो इस तरफ कहीं लाई कर रहा है उसके लिए हमारे पास जवाब सिग्मॉइड फंक्शन का 0.5 से छोटा आएगा और हम कहेंगे कि वो क्लास 0 को बिलोंग कर रहा है जी। मिसाल के तौर पे अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट बन रहा है 2,1। x1 की वैल्यू इसमें 2 है, x2 की वैल्यू इसमें 1 है। तो आप x1 की जगह पे 2 पुट करें और x2 की जगह पे 1 पुट करें तो 2 + 1 3, 3 - 3 = 0। तो आप देखें कि चूंकि पॉइंट डिसीजन बाउंड्री के ऊपर था, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सपोज ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 3,1, 3,1। तो अब अगर मैं इसमें x1 की जगह पे 3 पुट करता हूँ जी और इधर 1 पुट करता हूँ तो 3 + 1 4, 4 - 3 = 1। तो आप देख सकते हैं अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ये इसको जब आप सिग्मॉइड में पास करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 से ज़्यादा, तो हम कहेंगे ये 1 क्लास को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आप इन तमाम पॉइंट्स को चेक कर लें, इन तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज़ निकालें और आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करके देखें, हर पॉइंट के लिए आपको ग्रेटर देन 0 आंसर मिलेगा। यानी इस लाइन से बेशक यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ कोई पॉइंट ले लें, यहाँ कोई पॉइंट ले लें, किसी भी जगह पे आप पॉइंट ले लें, अगर वो इस डिसीजन बाउंड्री के राइट साइड पर है तो कंफर्म ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आंसर देगी। लेकिन अगर आपका वो जो पॉइंट है that is on left side of this decision boundary, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, या इन एग्जिस्टिंग पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट है, आप उसे इनपुट करके देखें, वो आपको जो जवाब देगा, ये जो जवाब आपके पास आएगा वो लेस देन 0 होगा और सिग्मॉइड फंक्शन में पास करने के बाद लेस देन 0.5 होगा। इस वजह से हम उसे डिक्लेयर करेंगे कि वो दूसरी 0 क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस अब भी एक लाइन या एक कर्व वगैरह ही प्लॉट करेगा, लेकिन अब वो कुछ इस तरह से उसे प्लॉट, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट इस तरह से उसे प्लॉट करवाएगा कि डेटा, वो जो लाइन है या कर्व है वो डेटा में फिट होने की बजाय डेटा को दो हिस्सों में सेपरेट करे, इस तरह से कि एक क्लास एक तरफ चली जाए, दूसरी क्लास दूसरी तरफ चली जाए। और उसके लिए उसे ये क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
अलबत्ता वो जो एक बार उसने वो जो लाइन या डिसीजन बाउंड्री प्लॉट कर दी, तो उस डिसीजन बाउंड्री की अगर हम इक्वेशन डिराइव कर लें, तो जो कि वही एक्चुअली हमारा हाइपोथेसिस ही होगा, या थीटा ट्रांसपोज एक्स जिसे हम कह रहे हैं, तो उस इक्वेशन में अगर आप कोई ऐसा पॉइंट पुट करेंगे जो उस लाइन के या बाउंड्री के ऊपर आ रहा होगा, तो वो ज़ीरो आंसर आएगा। अगर आप उसमें ऐसा पॉइंट पुट करेंगे जो डिसीजन बाउंड्री के राइट साइड पर होगा, तो उसके लिए या ऐसी साइड पर होगा जिधर पॉजिटिव क्लास है, तो उधर ग्रेटर देन ज़ीरो आंसर आएगा। एंड सिमिलरली अगर ऐसी तरफ हुआ जहाँ पे ज़ीरो क्लास के पॉइंट्स एग्जिस्ट। अच्छा, ये एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम समझ लेते हैं कि अब डिसीजन बाउंड्री ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री हो। अगर आप इस पहली एग्जांपल में जो डेटा है ये देखें, तो इसकी जो डिसीजन बाउंड्री है ये एक सर्कुलर डिसीजन बाउंड्री बन रही है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन से तो मैं कभी भी दोनों क्लास के डेटा पॉइंट्स को सेपरेट नहीं कर सकता। अगर मुझे इसे सेपरेट करना है, ये मतलब इन सर्कल्स को क्रॉसेस से सेपरेट करना है, तो फिर मुझे एक ऐसी बाउंड्री चाहिए जो क्लोज्ड हो, जो पूरी तरह से घेर ले सर्कल्स को, तभी सेपरेट करेगी वो दोनों क्लासेस के डेटा पॉइंट्स को। तो अब वो जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एक सर्कल है। तो अगर आप सर्कल की बात करें, तो सर्कल अब हमारा हाइपोथेसिस किस तरह का होना चाहिए? अब हाइपोथेसिस कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो सर्कल प्लॉट कर सके। अगर आप पिछली स्लाइड पर जो हाइपोथेसिस था उसे देखें, तो वो हाइपोथेसिस लाइन प्लॉट कर सकता था, लेकिन अब हमें सर्कल प्लॉट करने के लिए हाइपोथेसिस चेंज करना होगा। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में ये चीज़ें बताई थी कि अगर हमें एक हायर, अब हमें कोई कर्व चाहिए, तो हमें कर्व बनाने के लिए हायर डिग्री एक पॉलिनोमियल या हायर डिग्री हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। गो कि उसको बनाने के लिए मैंने कहा था कि आप अपने डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ़ फीचर्स इंक्रीज़ करके उसे ताकि आपका हाइपोथेसिस रहे लीनियर ही, लेकिन उसे बाउंड्री आपको एक कर्व की शक्ल में मिल सके। तो अगर आप यहाँ पे अब हाइपोथेसिस देखें, तो यहाँ पे आपको जो हाइपोथेसिस मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि अब आपका हाइपोथेसिस है ये वाला। अब आप देखें, इसमें थीटा ज़ीरो आपको पता है जो एक्स ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है, थीटा वन पहले फीचर एक्स वन से मल्टीप्लाई हो गया, थीटा टू एक्स टू से मल्टीप्लाई हो गया, थीटा थ्री आपने लिया और एक्स वन को अब स्क्वायर्ड फॉर्म में भी ले लिया आपने। स्क्वायर्ड फॉर्म में क्यों लिया अभी बात करते हैं, क्योंकि हमें कर्व चाहिए, अब एक लाइन नहीं चाहिए। और फिर आपने एक्स टू को भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लिया और उसे थीटा फोर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्चुअली हमारे पास फीचर्स हैं दो, एक्स वन और एक्स टू, बट हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करके टोटल फीचर अब बना रहे हैं चार, x1, x2 और x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब आप देखें कि अब ये जो और ये हम पास किससे कर रहे हैं, सिग्मॉइड फंक्शन में। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो एक लम्हे के लिए आप इस सिग्मॉइड फंक्शन को तो इग्नोर कर दें, इसे आप साइड पे कर दें, और अगर आप सिर्फ अंदर वाले इस पार्ट को देखें जिसको मैं कह रहा हूँ थीटा ट्रांसपोज एक्स जिसे हम कहते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास पांच थीटाज हैं, थीटा ज़ीरो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री एंड थीटा फोर। अगर मैं कहूं कि मेरा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जब चला, उसने थीटाज को ट्यून किया, और जब ट्यून करने के बाद उसने मुझे फाइनल थीटाज ट्यून करके दिए, वो ये वाले थे कि जिसमें पहले थीटा की वैल्यू, थीटा ज़ीरो की वैल्यू -1 थी, थीटा वन जो है वो उसने ज़ीरो कर दिया, थीटा टू भी ज़ीरो कर दिया ट्यून करने के बाद, और थीटा थ्री को उसने वन कर दिया, और थीटा फोर को उसने वन कर दिया। तो अब जब मैं अपने थीटा ट्रांसपोज एक्स को देखूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, थीटा ज़ीरो की जगह पे आ जाएगा -1, थीटा वन इंटू एक्स वन की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि थीटा वन जो है वो ज़ीरो आ चुका हुआ है, तो ये टर्म निकल जाएगी, प्लस थीटा टू एक्स टू की जगह पे भी ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि थीटा टू भी मेरे पास ज़ीरो हो चुका है, प्लस थीटा थ्री मेरे पास अब वन है, तो वन इंटू एक्स वन स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस एक्स वन स्क्वायर, फिर थीटा फोर की जगह पे वन आ जाएगा, तो प्लस वन एक्स टू स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आई थिंक आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इट मीन्स कि अगर मैं ये हाइपोथेसिस रखता हूँ, तो मेरा ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इस काबिल है कि वो थीटास को ट्यून करने के बाद ऐसी वैल्यूज़ पर ले जाए कि मेरा हाइपोथेसिस जब प्लॉट हो तो उसके अगेंस्ट मुझे एक सर्कुलर बाउंड्री मिल सके।
क्यों मिल, उसके इंट्यूशन क्या है वो आपके सामने है। अब वही बात कि अगर आप इस हाइपोथेसिस के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट पुट करें जो इस, अगर ये ट्यून हो चुका हुआ है तो जो इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो ये जवाब देगा ज़ीरो। अगर आप कोई ऐसा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कोई ऐसा जैसे ये क्रॉसेस हैं जो सर्कल से बाहर हैं, जब आप इन्हें पुट करेंगे, इन डेटा पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे तो जवाब आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर आप इन सर्कल्स को जो कि इस सर्कल के अंदर हैं, ओवल्स, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इनको पुट करेंगे तो जवाब आएगा आपका लेस देन ज़ीरो। देन यू कैन डिक्लेयर टू विच क्लास द डेटा सैंपल बिलोंग्स। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका डेटा कुछ इस तरह का हो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की बाउंड्री रिक्वायर्ड हो। सपोज ये बाउंड्री रिक्वायर्ड है, ये क्यों रिक्वायर्ड है कि फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास एक क्लास के जो डेटा पॉइंट्स हैं जी वो सारे इस रीजन में आ रहे हैं, और जो आपके पास दूसरे पॉइंट्स हैं जो आप समझने दूसरी क्लास को बिलोंग करते हैं वो सारे कुछ यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं। अगर इस तरह का कोई डेटा होता तो आप देखें कि ये बाउंड्री कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो आपका हाइपोथेसिस भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। याद रखें कि अब आपको हो सकता है 2 डिग्री से ऊपर 3 डिग्री टर्म्स भी ऐड करनी पड़े, 4 डिग्री टर्म्स भी ऐड करनी पड़े, 5 डिग्री टर्म्स भी ऐड करनी पड़े, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स, जितनी कर्व रिक्वायर्ड, ज़्यादा टर्म्स रिक्वायर्ड होंगे बाउंड्री में, आपको उतना ही ज़्यादा हायर डिग्री टर्म्स पर जाना होगा। तो मैंने एक सैम्पल के तौर पर एक हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू x1 प्लस थीटा 2 इंटू x2। 1 डिग्री वाली टर्म्स हो गई, अब 2 डिग्री पे आ जाएं, थीटा 3 इंटू x1 स्क्वायर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है x1 को स्क्वायर में लिया जाए और x2 को नॉर्मल लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को स्क्वायर में लिया जाए। अच्छा, फिर ये भी हो सकता था कि थीटा 5 के बाद थीटा 6 x1 x2 स्क्वायर, ये भी हो सकता था, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह से तमाम पॉसिबल, जैसे आप कभी क्यूब खोलते हैं, a प्लस बी का क्यूब खोलते हैं तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक टर्म्स ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक टर्म्स आ जाएंगी, उतने ही थीटाज इंक्रीज़ करते जाएंगे। और याद रखें कि जितने ये फीचर्स बढ़ रहे हैं, ये बेसिकली फ़ीचर्स बन रहे हैं। इसमें अब फ़ीचर क्या है, x1 एक फ़ीचर है, x2 एक फ़ीचर है, x1 स्क्वायर एक फ़ीचर है, x1 स्क्वायर इंटू x2 ये एक फ़ीचर है, या x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये भी एक फ़ीचर है, x1 क्यूब इंटू x2 ये भी एक फ़ीचर है। अब ये डेटा सेट में फ़ीचर्स बने हैं आपके, ताकि आप इसे लीनियर रिग्रेशन के तौर पर अप्लाई कर सकें। सो अब हम क्या कहेंगे, सो दीज विजुअलाइजेशंस, with these visualizations I hope that gives you what's the range of hypothesis functions we can represent using representation for that we have seen for logistic regression। अब हमने पढ़ लिया, अब हम कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे अगले लेक्चर में, ग्रेडियंट डिसेंट की बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में एक चीज़ हम बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि जी हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, और हाइपोथेसिस फंक्शन में हमारा जो थीटा ट्रांसपोज एक्स होता था, अब उसे सिग्मॉइड फंक्शन में पास करके हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आउटपुट को इन द रेंज ऑफ 0 to 1, ताकि हम डिसीजन ले सकें। लेकिन हमारा जो अब थीटा ट्रांसपोज एक्स है, बेसिकली उसकी मदद से ठीक वैसे ही जैसे उधर हम किसी भी तरह का मॉडल बना सकते थे, लाइन, कर्व, उसी तरह से यहाँ पे भी हम किसी भी तरह का मॉडल प्लॉट कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो हम मॉडल प्लॉट कर रहे हैं उसको हम एक बाउंड्री के तौर पर ले रहे होंगे, कुछ इस तरह से प्लॉट करना चाहेंगे, उसके लिए डेफिनेटली ग्रेडियंट डिसेंट इसको उसी तरह से प्लॉट करेगा। लेकिन हेयर यू कैन सी हाउ वी कैन गेट लीनियर एंड नॉन लीनियर बाउंड्रीज टू सेपरेट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो आई होप आप आज के लेक्चर को समझ चुके होंगे। इट वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स बट वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि आप इसे सुनने के बाद अब जो भी आपकी क्यूरीज़ होंगी वो आप मुझसे क्लास में मेरे साथ डिस्कस करेंगे। शायद अब मैं इस डिटेल में लेक्चर के दौरान बात ना कर सकूं। मैं ये चाहूँगा कि वॉइस ओवर पहले आप देखें, इसे समझें और अपनी कन्फ्यूजन्स को मेरे साथ उधर डिस्कस करें।